हेलो हाय एवरीवन। तो बताइए क्या हाल चाल है और क्या हो रहा है। क्या आप लोग सो चुके हैं या फिर अभी भी जग रहे होंगे। आई होप कि अभी आप लोग जग ही रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है और हमें जगना भी चाहिए, क्योंकि भाई हम जो है सीखने और सिखाने का काम हमारा चलता रहता है और हमें भी चलाना ही है। तो इसलिए हम थोड़ा सा जो लेट नाइट जग भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और अभी तो आप लोग बिल्कुल जोश में हैं, है ना, और जोश में रहना ही चाहिए। तो लेकिन जोश में होश नहीं खोना है, ठीक है। तो चलिए जोश के साथ हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करने जा रहे हैं। इसके पहले हम 7-8 कर चुके हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग देख सकते हैं। थोड़ी सी उनकी तैयारी में मदद हो सकती है। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और कुछ प्रैक्टिस सेट वाले क्वेश्चन भी हैं, तो उसको आप देख करके अपनी तैयारी को थोड़ा सा एक अच्छा मतलब एक दिशा दे सकते हैं। और प्रैक्टिस आप करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी जो क्या कहते हैं, आपकी जो तैयारी है वो और बेस्ट होगी, और जो आपकी मतलब परफॉर्मेंस है वो परफेक्ट होगी, है ना। तो प्रैक्टिस हम करते ही हैं कि जिससे हम अपना बेस्ट और परफेक्ट कर सकें चीज़ों को। तो चलिए, और ये जो वीडियो है ये आपकी जो है टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर पीएचडी का कोई एंट्रेंस एग्जाम है, या फिर आपका यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। पूरी की तरह पूरी हेल्पफुल होगी आपके लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है और प्रैक्टिस सेट के भी कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि सैम्पल पेपर इसमें से क्वेश्चन आपके मिल भी सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देर के हम जो है अपना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी इसमें मुझे लगता है कि 40 से अबव होंगे, या हो सकता है 40 ही हो। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो दो बातें हैं कि अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। बिल्कुल ये बात सही है। अगर आपने अपना कोई एक टारगेट बना रखा है, कोई गोल आपको सामने आपने फिक्स कर रखा है, तो उसके लिए आपको जोश में रहना है। ये नहीं कि आप बिल्कुल लेज़ी होकर के सोचें हाँ चलो ठीक है उसके लिए मैं काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ वॉटेवर। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको जोश लाना है उस काम के लिए। जो जो भी काम आप कर रहे हैं, आप तैयारी की बात नहीं हो रही है। सबका अपना अपना लाइफ है और सबका अपना अलग अलग गोल होता है। तो उस गोल को पाने के लिए आपको क्या करना है, जोश में रहना है और जुनून उसके लिए आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। और विश्वास भी रखना है आपको। विश्वास किस पे रखना है, आपको अपने खुद पर विश्वास रखना है, और आपकी जो परफॉर्मेंस है, आप जो कर रहे हैं अपने कर्म पे भी आपको विश्वास रखना है कि आप जो कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं, और क्या पूरी ईमानदारी से आप उसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं आज ही अपने आप से पूछिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आज ही उसको पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूर्ण रूप से करना शुरू कर दीजिए। परिश्रम का फल सफलता ही है। ये बात बिल्कुल सही होती है कि अगर आप परिश्रम करेंगे तो आपको, अगर इधर नहीं सफलता मिल रही तो आपको दूसरे तरफ से मिल जाएगी। तो इसलिए कभी भी घबराइए मत, पढ़ने से भी और परिश्रम करने से भी। आज आपने यहाँ पढ़ा है, इस एग्ज़ाम में नहीं क्वालिफाई हो, दूसरा हो सकता है आप इससे बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाए, हो सकता है आपकी इससे बड़ी नौकरी लग जाए, ठीक है। अभी मैं एक बात बताऊँ आपको, मेरी एक फ्रेंड थी, तो उनका इसमें पीजीटी और टीजीटी में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जो अभी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है भर्ती हुई है उनमें उनका सिलेक्शन हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि टीजीटी पीजीटी में नहीं हुआ लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में उनका हो गया। तो इस तरीके की बातें जो है मतलब हमेशा हमने माइंड में रखनी है, और ईमानदारी के साथ आपको परिश्रम करना है। ईमानदारी से मत भागिए। अगर आपको अपने कंफर्ट जोन से आगे हट करके भी, आगे जा करके भी आपको मेहनत करनी पड़ रही है, तो बहुत खुशी के साथ मेहनत करिए। ये बात सच है, ये बात मैंने भी देखी और महसूस करी है और फेस भी करी है कि मेहनत सच, ये बिल्कुल सही बात लिखी है कि परिश्रम का फल सफलता ही होता है। सफलता आपको किसी भी तरीके से सफलता आएगी, ठीक है। चलिए बातें बहुत हो गई हम लोग। तो ये रहा हमारा पहला सवाल केबीसी का आपका, ठीक है। 1 करोड़ का क्वेश्चन, नहीं 1 करोड़ का नहीं, 1 लाख का। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि दालों में पाया जाने वाला रोधक है। रोधक बोले तो इन्विटर, ठीक है। जो इन्विटर होता है, तो दालों में कौन सा इन्विटर पाया जाता है, ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, बायोटिन है, अवोटिन है। तो इसमें जो आपका दालों में पाया जाने वाला वो क्या बोलते हैं इन्विटर है, वो आपका है ट्रिप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिन जो होता है दालों में जो पाया जाता है, वो आपके जो पैनक्रियाज से ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है उसको जा करके अवरुद्ध कर देता है। तो उससे क्या होता है कि प्रोटीन के डाइजेशन में दिक्कत होती है। इस वजह से दालों में पाया जाने वाला जो अवरोधक हो क्या है, ट्रिप्सिन है। इसके बाद है अंकुरण के समय जो एंजाइम सक्रिय होता है। जब अंकुरण मतलब कि जर्मिनेशन की बात हो रही है, जब जर्मिनेट होती हैं अनाजों को जर्मिनेट किया जाता है, तो कौन सा एंजाइम सक्रिय हो जाता है। तो आपका ये पेपिन नहीं होगा, पेप्सिन एंजाइम होगा। हाँ पेप्सिन ही होगा, ठीक है। या फिर नहीं, इसको आप पेपेन बोलेंगे, जो ये पपीते में पाया जाता है, ठीक है। ये जो आपका पेपेन पढ़ेंगे, इसको पेपिन नहीं होता है, ये पेपेन है। पेपेन एंजाइम पपीते में। इसके बाद है ब्रोमेलिन। ब्रोमेलिन आपका अनानास में पाया जाता है। और अमाइलेज है और रेनिन है। तो ये जो अंकुरण के समय सक्रिय होता है एंजाइम, वो आपका होता है अमाइलेज। कौन सा, अमाइलेज आपका सक्रिय होता है। और इसी के सक्रिय होने से क्या होता है, यह अनाजों का जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज में धीरे धीरे परिवर्तित कर देता है। तो उससे फिर धीरे धीरे क्या होता है कि अंकुरण उसमें हो जाता है, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्यक्ति का रक्तचाप, रक्तचाप मतलब कि आपका ब्लड प्रेशर सामान्य कहलाएगा यदि अनुशिथिलन एवं प्रकुंचन दाब है। अनुशिथिलन और प्रकुंचन का मतलब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ठीक है। तो इसमें से जो ये दे रखा है इसमें से कौन सा होगा कि जिससे ये कह सकते हैं हम कि मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल है। तो इसमें मैं सारा नहीं पढ़ूंगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको पता ही है। ये आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 120 और 80 mmHg, ठीक है। तो ये जो है ब्लड प्रेशर ये आपका नॉर्मल कहलाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। ये क्वेश्चन आपका है टीजीटी 2021 का, सेम यही क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन आपका टीजीटी 2021 का है। तो कौन सा है? VLDL है, इसके बाद HDL है, LDL है, ट्राइग्लिसराइड है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा LDL, ठीक है। कौन सा होगा? LDL। LDL मतलब कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और VLDL का मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ओके, तो बुरा कोलेस्ट्रॉल किसको माना जाता है? LDL को माना जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा एला कार्टा भोजन तालिका का अर्थ है। एला कार्टा मेन्यू होता है, मेन्यू के टाइप्स हमने पढ़े, मतलब आप जानते ही होंगे। तो जो क्या बोलते हैं मेन्यू के टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं? एला कार्टा मेन्यू का आपसे अर्थ पूछा जा रहा है। एला कार्टा मेन्यू क्या होता है? शुद्धावर्धक भोजन परोसना, दोपहर का भोजन पैक, और एकल भोजन, भोजन तालिका में से चुनाव करना, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो होगा डी इज़ राइट, ठीक है। क्यों? क्योंकि अला कार्टे मेन्यू का मतलब है कि जब हम किसी भी रेस्टोरेंट या कहीं जाते हैं, आप देखते होंगे, तो वहाँ पर जब हम मेन्यू लेते हैं तो उसमें से जो आप अलग अलग चूज़ करते हैं कि हम चलो क्या कहते हैं, कुछ नूडल्स ले लेते हैं, फिर एक सूप ले लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि सबका प्राइस भी अलग अलग रहता है और उसमें से हम चूज़ भी करते हैं। कोई नूडल्स खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, कोई पिज़्ज़ा ले रहा है, इस तरीके का। तो जो अलग अलग आप चूज़ करते हैं उसको हम लोग अला कार्टा मेन्यू होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सूती कपड़े को निम्नलिखित द्वारा सिकुड़ने से बचाया जा सकता है। तो किससे बचाया जा सकता है? मर्सराइजेशन विधि से, सनफराइजिंग विधि से, फेल्टिंग विधि से, या कैलेंडरिंग विधि से। इसका जो ऑप्शन नंबर है, मतलब ऑप्शन राइट है, वो आपका है डी। और डी में क्या लिखा है? कैलेंडरिंग मेथड, ठीक है। कैलेंडरिंग में होता है ना कि ये प्रेस किया जाता है कपड़ों को, जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रेस कर दिया जाता है। तो उससे होता क्या है कि मतलब एक क्या कहते हैं उसको, व्यावसायिक स्तर पर प्रेस किया जाता है। इससे होता है कि कपड़े में जो सिकुड़न होती है, सिकुड़न नहीं आती है, ठीक है। फिर है प्राकृतिक रंजक है। प्राकृतिक रंजक मतलब कि नेचुरल बात हो रही है। तो इसमें क्या है कि ये कैसा है प्राकृतिक रंजक? इसमें से क्या क्वालिटी है उसकी? अधिक पर्यावरण मित्र एवं एलर्जी रहित, प्रकाश एवं धुलाई के प्रति अधिक पक्के, मॉडर्न के पक्के होते हैं जो कि पर्यावरण मित्र हैं, कम महंगे एवं बहुतायत में उपलब्ध होते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा ए इज राइट, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन इसका होगा ए। कौन सा राइट होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। ये अधिक पर्यावरण मित्र मतलब इको फ्रेंडली होते हैं और एंटी एलर्जिक होते हैं, ठीक है, मतलब एलर्जी नहीं होगी, और इसके बाद जो इको फ्रेंडली भी होंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा कि एक सेकंड, नाभिकीय प्रदूषण के कारण होता है। नाभिकीय प्रदूषण मतलब आपका जो न्यूक्लियर पॉल्यूशन होता है उसके कारण, उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है? चर्म रोग, कैंसर, बांझपन, या फिर आपका उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही होगा? आपका उपर्युक्त सभी। ये तीनों चीज़ें आपकी न्यूक्लियर पॉल्यूशन की वजह से हो सकती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पोषण संबंधी समस्याएं, संचारी रोग की समस्याएं, पर्यावरण स्वच्छता की समस्याएं, या उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो आपकी जितनी भी समस्याएं दे रखी हैं ये सभी प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है। अगर पोषण संबंधी दिक्कत होगी तब भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। संचारी रोग होंगे जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं उनसे भी प्रभाव पड़ेगा। और अगर पर्यावरण में आपके मतलब जो आपका इन्वायरमेंट है अगर उसमें स्वच्छता नहीं है ना, गंदगी है, तो उससे भी हमारा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। आपका डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा भारत में विभिन्न बीमारियों के फैलने के कारण है। तो मतलब बीमारियां इतनी सारी फैलती ही हैं, सभी जगह फैलती हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही कभी कभी हो जाता है। तो उसका कारण पूछ रहे हैं कि गरीबी है, या जनसंख्या वृद्धि है, या रूढ़िवादिता है, या उपयुक्त सभी है। रूढ़िवादिता का मतलब यहाँ पर जैसे बहुत कंजर्वेटिवनेस होना, ठीक है। जैसे कभी कभी कुछ चीज़ों को लेकर के हमें लगता है कि गाँव वगैरह में होता है कि अगर उनको पता चला पीलिया हो गया है तो उसमें लोग कहते हैं कि इनको पीलिया का वो दवा नहीं ले जाएंगे, वो कहेंगे चलो इसको झाड़ फूँक करा दो, उससे ठीक हो जाता है, ठीक है। मैंने देखा है ऐसा। अगर आप भी गांव जाते होंगे तो आप ये चीज़ अपने दादी या किसी भी बुजुर्ग उनसे पूछ सकते हैं। ऐसा पहले होता था, हालांकि अब चीज़ें कम हैं, लेकिन अभी भी क्या है कि जो बहुत ज़्यादा मतलब जो लोग मतलब अभी चीज़ें उन तक नहीं पहुंच पाई हैं, है ना, तो वो लोग अभी भी पुरानी चीज़ों में ज़्यादा बहुत विश्वास रखते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका होगा वो भी डी राइट होगा, ठीक है। सारी चीज़ों कारण है, ठीक है। फिर स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य को नकारात्मक दिशा में ले जाने का कारण है। दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें है आपका कौन सा नकारात्मक दिशा में कौन आपको ले जाएगा? मद्यपान, मद्यपान का मतलब आई थिंक ड्रिंक करना, ड्रग एडिक्शन, इसके बाद धूम्रपान मतलब स्मोकिंग करना। तो जाहिर सी बात है तीनों चीज़ें इसमें हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसके बाद है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो कैसे पाया जा सकता है? रोजगार में कमी करके, महंगाई बढ़ाकर, या जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करके, या पेयजल का संकट उत्पन्न करके। तो इसमें कैसे पाया जा सकता है? जाहिर सी बात है नियंत्रण करके पाया जा सकता है, ठीक है। और इसमें क्या ही ऑप्शन होगा आपका?
फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पोषण न्यूनता जनित नहीं है। कहने का मतलब यह कौन सी बीमारी ऐसी है जो किसी न्यूट्रिएंट के डिफिशियंसी से नहीं हो रही है। तो इसमें देखिए आपका हैज़ा है, रक्त अल्पता मतलब आपका एनीमिया है, और अस्थि मृदुलता मतलब आपका ऑस्टियोमलेशिया है, और डी मतलब अंधता है। अंधता मतलब कि वही आपका नाइट ब्लाइंडनेस की बात हो रही है। तो इसमें जो आपका है देखिए, इसमें जो पोषण न्यूनता बीमारी नहीं है वो कौन सी आपकी हैज़ा है बोले तो कॉलरा, क्योंकि हैज़ा आपका किससे फैलता है, अशुद्ध जल से फैलता है, ठीक है। लेकिन जबकि आपका एनीमिया जो होता है आयरन की कमी से होता है, एनीमिया मतलब ये आपका रक्ताल्पता, और जो ऑस्टियोमलेशिया है ये आपका विटामिन डी की कमी से होता है, और जो आपका ये नाइट ब्लाइंडनेस वाली बात है ये आपका विटामिन ए की कमी से होता है। तो ये जो तीनों बीमारियां थी ये न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से हो रही थी, जबकि आपका जो ये कॉलरा मतलब कि हैज़ा है वो अशुद्ध पानी की वजह से फैल रहा था। फिर नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है, ठीक है, मतलब फैलने वाला, कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात हो रही है। तो आपका ये मधुमेह मतलब आपका डायबिटीज़ है, बी आपका पेप्टिक अल्सर है, और डिफ्थीरिया है, और हृदय रोग है। तो देखिए मधुमेह आपका वही है, क्या बोलते हैं, डायबिटीज़, ठीक है, ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है ब्लड में तो ग्लूकोज हो जाता है, मतलब डायबिटीज़ हो जाता है। पेप्टिक अल्सर आपका जो होता है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। और हृदय रोग आपका पता है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, या फिर कोई तमाम हृदय रोग के तो बहुत सारे कारण हैं स्पेशली, लेकिन यही होता है कि क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाता है, आर्टरीज में जाकर के जम जाता है, तो ब्लड फ्लो रुकता है, तो उस वजह से हृदय रोग की मतलब चांसेस हो जाते हैं, या कभी कभी हार्ट अटैक भी लोगों को हो ही जाता है। तो इसमें जो आपका संक्रामक रोग है वो है आपका डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया जो कि फैलता है माइक्रोबैक्टीरियम डिफ्थीरियाई नामक बैक्टीरिया से। तो इसका जो है टीका भी लगता है, आपने देखो ट्रिपल एंटीजन का जो टीका लगता है, 3 बीमारियां होती हैं बचपन में ना, वो डीपीटी, डिफ्थीरिया, पर्ट्यूटिस और टिटनेस, तो उसी में से ये आपका डिफ्थीरिया है। इसमें गले में संक्रमण हो जाता है ना, तो बिल्कुल कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे की डेथ भी हो जाती है, बहुत खतरनाक रोग माना जाता है ये। तो ये आपका माइक्रोबैक्टीरियम डिफ्थीरियाई नामक बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साधारणतः शुष्क धुलाई इन्हें दी जाती है। शुष्क धुलाई मतलब जो हम ड्राई क्लीनिंग कराते हैं, ठीक है, तो किसमें दी जाती है, रेशम एवं ऊन में, सिंथेटिक एवं मिश्रित कपड़ों में, पुनर्निर्मित सेल्यूलोज तंतु में, या प्राकृतिक लघु तंतु में। तो ये जो शुष्क धुलाई करी जाती है ज़्यादातर रेशम में करी जाती है। ये चीज़ आप दिमाग लगा कर भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो रेशम वगैरह के कपड़े होते हैं, रेशम की साड़ियाँ हैं या कुर्ता वगैरह होता है, तो हम कहाँ घर में उसको धुलते हैं, बाहर ही धुलवाते हैं। और ऊन वाली चीज़ें भी जो होती हैं ज़्यादा वूलन, उनको भी हम बाहर ही कोशिश करते हैं अगर महंगा है, अच्छा है तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑनलाइन ई मार्केटिंग इस प्रकार किया जाता है। तो जो ऑनलाइन आजकल आप खूब आप लोगों ने शॉपिंग करी होगी, अभी फ्लिपकार्ट पे चले था बिग बिलियन सेल, किसने किसने शॉपिंग करी कमेंट सेक्शन में बताएंगे सब लोग, कोई नहीं बताएगा, चलो कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे सॉरी, तो इसका ऑप्शन है हमारा कि टीवी के माध्यम से, केवल उपभोक्ता के माध्यम से, व्यवसाय से व्यवसाय, या फिर इंटरनेट वेबसाइट से। तो जाहिर सी बात है इंटरनेट वेबसाइट ने तो धमाल मचाई रखा है, हम कोई भी चीज़ करने के लिए फट से वेबसाइट पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये ई मार्केटिंग था, ऑनलाइन था, तो मुझे लगा कि शॉपिंग की बात आ गई, मैं भी यही सब, कोई बात नहीं। तो ये आपका इंटरनेट वेबसाइट के माध्यम से ई मार्केटिंग जो है की जा सकती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, मानव पूंजी में विनिवेश निम्नलिखित एक के अतिरिक्त सभी में किया जाता है। तो इसमें आपको रुक जाइए एक सेकंड, हाँ, तो इसमें ऑप्शन है बच्चे को कील ठोकना सिखाना, बी है आपका पौष्टिक आहार क्रय करना एवं परोसना, क्रय मतलब खरीदना, ठीक है, और महाविद्यालय शिक्षा पर खर्च करना, टाइपराइटर खरीदना। तो ये जो मानव पूंजी विनिवेश लिखा हुआ है, इसमें कहने का मतलब ये है कि ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा काम है कि जो मतलब मानव पूंजी मतलब मानव क्या कर सकता है खुद में, मतलब उससे मानव का खुद का फायदा नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो खुद में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। इन चारों ऑप्शन में से कौन से, तो आप देखो अगर आप बच्चे को कील ठोकना सिखा रहे हैं तो बच्चे को आप एक स्किल सिखा रहे हैं, तो इससे किसका फायदा हो रहा है, बच्चे का फायदा हो रहा है, तो बच्चे का खुद में निवेश हुआ, ठीक है, सॉरी मतलब विनिवेश हुआ। इसके बाद बी है आपका पौष्टिक आहार क्रय करना एवं परोसना, आप पौष्टिक आहार खरीद रहे हैं और उसको आप खा भी रहे हैं, परोस रहे हैं, तो ये भी आपका ही फायदा हुआ। इससे आपका क्या फायदा होगा, आपके हेल्थ का फायदा होगा, ठीक है, हेल्थ के उसमें बेनिफिट होगा आपका। फिर सी है आपका महाविद्यालय शिक्षा पर खर्च करना, अगर आप अपने बच्चे को किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है बच्चा पढ़ लिख करके उसको डिग्री मिलेगी, बच्चा नौकरी करेगा, उसका करियर बनेगा, उसका प्लेसमेंट होगा, है ना। तो ये जो तीनों ऑप्शन हैं आपके, ये तीनों ऐसे हैं कि जिसमें मानव का फायदा हो रहा है, मानव खुद में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बल्कि ये इसमें पूछ रहे हैं कि अतिरिक्त, है ना, एक के अतिरिक्त सभी में किया जाता है। तो देखिए इसमें किया जाएगा, इसमें किया जाएगा, इसमें किया जाएगा, सिर्फ इसमें नहीं किया जाएगा, ठीक है, टाइपराइटर खरीदने में नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, यदि सर्वसम्मति से निर्णय किया जाता है तो उच्च कोटि डैश की प्राप्ति होती है। तो आप मुझे बताइए, मतलब आप क्या बताएंगे, और लाइव तो है नहीं, तो इसमें किसकी प्राप्ति होती है, निश्चितता की, संचार की, निरस्त करने योग्य, जोखिम की। तो इसका ऑप्शन कुछ लोगों को लगता है कि निश्चितता की प्राप्ति होती है, बट इसका सही आंसर यही होगा आपका बी, बोले तो कम्युनिकेशन, ठीक है। क्यों होगा ये भी देख लेते हैं। देखिए सर्वसम्मति से निर्णय किया जाता है तो उच्च कोटि की, उच्च संचार की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब सब लोगों का
सर्वसम्मति निर्णय का मतलब सीधे यहाँ पर यही है कि जब देखिए जो सेंडर है वो प्रॉपर चैनल से अपना जो मैसेज है उसको कम्युनिकेट करेगा, है ना, और जब वो चीज़ ऑडियंस के पास पहुँच जाएगी तो वो क्या होगा कि जाहिर सी बात है, जो अगर उन लोगों को अपनी बात पहुँचानी है, सेंडर अपनी बात पहुँचाएगा ऑडियंस तक, अपने अपने रिसीवर तक, तो जब बात वहाँ तक पहुँच जाएगी तो जाहिर सी बात है वो लोग जिस चीज़ के लिए कम्युनिकेट उन्होंने किया वो उस चीज़ की प्राप्ति होगी, उनको रिजल्ट पता चल जाएगा अपना, मतलब वो लोग सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं कि हाँ इस टॉपिक पे डिस्कस किया है और इसी के रिगार्डिंग हमने इतना सारा कुछ कम्युनिकेट किया है, तो जाहिर सी बात है कि हमें एक अच्छे मतलब जो उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा वही उनका संचार है। ये आपने पढ़ा ही होगा कि जब जो सेंडर होता है वो अपनी बात अगर पूर्ण रूप से और सही तरीके से रिसीवर तक पहुंचा देता है तो एक सफल संचार माना जाता है। इस वजह से इस पर यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो संचार ही होगा आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि विद्यालयी स्वास्थ्य सेवाओं का शुभारंभ हुआ था 1945 में, 1909 में, 1907 में, 1999 में। तो जो विद्यालय में स्वास्थ्य सेवाओं का शुभारंभ किया गया था वो कब किया गया था? वो आपका किया गया था, ये क्या कहते हैं, 1909 में, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय में बच्चों का मानसिक समायोजन करना पड़ता है, भौतिक समायोजन करना पड़ता है, उपर्युक्त ए तथा बी दोनों। तो ये जाहिर सी बात है सब करना पड़ता है बच्चों का, ठीक है, मानसिक रूप से भी करना पड़ता है, भौतिक रूप से भी करना पड़ता है। फिर है एक व्यक्ति के जीवन में वृद्धि स्फुरण की संख्या है, कहाँ चले गए भाई, वृद्धि स्फुरण की संख्या है, 1 है, 3 है, 2 है, 5 है, ये बात भी आपको पता है कितनी, 3 है, ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा अलगाव भय की चरम सीमा की आयु निम्नलिखित है, 7 से 12 माह की मतलब ये है कि बच्चे को अलगाव का डर कब रहता है कि हमसे मतलब लोग हमें अकेला छोड़ देंगे या हमारे माँ बाप हमसे दूर हो जाएंगे, इस तरह का भय बच्चों को कब लगता है, 7 से 12 माह, 15 से 18 माह, 8 से 10 माह, 12 से 15 माह। तो ये जो बच्चों को 15 से 18 माह मतलब कि जब वो 1 से 1.5 साल के होते हैं तो उनको इस तरह का थोड़ा सा भय उनके मन में रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि कोयला लकड़ी एवं प्लास्टिक के जलने से प्रदूषित होता है, तो क्या प्रदूषित होता है आपका, वायु, जल, मृदा, ध्वनि। तो आपकी जो वायु यानी कि एयर है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित होगी, ओके। कान के पर्दे फट सकते हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ नहीं बोलूँगी, सीधे ऑप्शन लगाऊंगी, ध्वनि प्रदूषण है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर साउंड रहता है तो दिक्कत हो सकती है। फिर है नेक्स्ट कि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकता है वृक्ष लगाकर, औद्योगिक संस्थानों में ध्वनि अवशोषक यंत्रों को लगाकर, कानून द्वारा या उपर्युक्त सभी। तो इसमें सारी चीज़ें हम करके वृक्ष भी लगा सकते हैं, औद्योगिक संस्थानों में ध्वनि अवशोषक यंत्रों को भी लगा सकते हैं और कानून भी लगा सकते हैं, उससे क्या होगा थोड़ा सा चीज़ें कंट्रोल होंगी, ठीक है। ये जो आपका ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए एक योजना चलाई गई थी जिसको बोलते हैं ग्रीन मफलर स्कीम। क्या बोलते हैं, ग्रीन मफलर, ये देखिए ग्रीन मफलर स्कीम, ये चलाई गई थी और इसलिए चलाई गई थी और कि जिससे ध्वनि प्रदूषण पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। और इसमें मतलब किया क्या जाता है कि जैसे मान लीजिए, मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ, जैसे मान लीजिए ये रास्ता है, ठीक है, ये हाईवे है या रोड है या बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया है, तो उसमें क्या करते हैं, मान लीजिए बीच से रास्ता गया है तो इधर क्या करते थे, मतलब इस स्कीम के तहत क्या किया जाता है, इधर ऐसे ढेर सारे इसके रोड के किनारे, हाईवे के किनारे, आपने देखा होगा कि रोड और हाईवे सबके किनारे पेड़ लगे होते हैं, तो इधर भी पेड़ और इधर भी पेड़, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट रखा गया था कि जब बहुत सारा मतलब भाई रोड है, यहाँ पे इंडस्ट्री है या इस हाईवे पे बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रक चल रही है, बस चल रही हैं, तो उनसे जो धुआं वगैरह निकल रहा है और इसके बाद बहुत ज़्यादा शोर भी होता है ना भाई, तो और इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारा शोर होता है, तो उन सारे शोर को ये जो पेड़ हैं ये थोड़ा सा एब्जॉर्व करेंगे, इस वजह से इनको ग्रीन मफलर नाम दिया गया कि इनकी जो शोर है और जो पॉल्यूशन है उसको जो पेड़ है वो थोड़ा एब्जॉर्व करेंगे, तो इस वजह से ये चलाया गया था। और बहुत ही जीके के लिए भी बहुत ही फेमस और बहुत ईजी क्वेश्चन है और आपके होम साइंस के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ग्रीन मफलर याद रखिएगा। फिर है हमारा वी सेट आपका क्या है, ग्राम विकास योजना है, विस्तार विधि है, आधुनिक संचार विधि है, उपयुक्त कोई नहीं। ये आपकी जो है आधुनिक संचार विधि है, मतलब अभी आज के ज़माने की है ना, कह सकते हो आप नए फैशन की है ना। फिर है एक प्रसार कार्यकर्ता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नैसर्गिक एवं प्राकृतिक नेतृत्व चयनित करने में उपयोगी सिद्ध होगी, निष्पादन परीक्षण, समाज नीति, साक्षात्कार, कार्य साधक दक्षता परीक्षण। कहने का मतलब ये कि अगर आपको एक प्रसार कार्यकर्ता को देखना है कि वो कैसा नेतृत्व करता है ना, प्रसार कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए अगर आपको एक प्रसार कार्यकर्ता की भर्ती करनी है तो आप उसमें से क्या करेंगे, ठीक है, निष्पादन परीक्षण कराएंगे, समाज नीति करेंगे, साक्षात्कार लेंगे, कार्य साधक दक्षता परीक्षण करेंगे। तो ऑप्शन इसमें आप लोग फट से मार देंगे साक्षात्कार, बट इसमें साक्षात्कार नहीं होगा, इसमें होगा आपका कार्य साधक दक्षता परीक्षण। कहने का मतलब ये है कि आप उनसे देखेंगे, आप उनसे कार्य करवा के देखेंगे कि उनको वो उस कार्य करने के लिए उनके अंदर दक्षता है कि नहीं,
दक्षता मतलब कि उनके अंदर स्किल है कि नहीं वो काम करने की। तो आप थोड़ा सा कह सकते हो कि डेमो लेकर के देखेंगे कि वो कैसा काम कर रहे हैं, तब आप उनको जो है हायर करेंगे। ओके, जैसे देखते हैं ना आप कि जॉब के लिए हम जाते हैं, या फिर नहीं जॉब में तो चलिए इंटरव्यू हो जाता है, स्कूल्स में जब अभी किसी को जैसे मान लीजिए कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना हो तो क्या किया जाता है, पहले इंटरव्यू होता है, फिर कहते हैं कि डेमो क्लास दे दीजिए मैम 1-2 दिन, ठीक है, फिर आपको वो रखते हैं। तो डेमो क्लास दे करके वो देखते हैं कि आप अच्छे से आप पढ़ा पा रहे हैं या नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। फिर अब हमारे थोड़े से ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, इसको हम मजे से करेंगे। चलिए, इसको करने में बहुत बढ़िया रहता है। तो देखिए, आपको सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। ये आपके जो है नेट के लिए भी अच्छे क्वेश्चन हैं, और LT ग्रेड और GIC के लिए आपके लिए अच्छे क्वेश्चन हैं। TGT में तो ऐसे नहीं आते हैं, लेकिन आपको ये GIC, LT और नेट इन सब में अच्छे तरीके से मिलेंगे आपको। और TGT में इस तरीके से मिल सकते हैं कि आप 4 इसमें पढ़ेंगे तो ये 4 क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो एक क्वेश्चन, एक लाइन अब उठा करके आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है। तो ये जो आपका स्किज़ोफ्रेनिया है, ये कैसी बीमारी है, ये एक मानसिक अस्वस्थता की बीमारी, ठीक है, मेंटल रिलेटेड, मतलब आपके मेंटल उससे रिलेटेड बीमारी है ये, ठीक है। फिर ब्रेल प्रणाली, तो ब्रेल क्या होता है, ब्रेल सिस्टम में जो लोग देख नहीं पाते हैं वो टच कर करके पढ़ाई करते हैं, तो उसको होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 दृष्टिहीन, ठीक है। आंखें झपकाना, तो बच्चा मतलब जब आइज ब्लिंक करता है ऐसे, तो वो क्या है आपका शिशु प्रतिक्षिप्त प्रक्रिया, मतलब कि जो बच्चों का रिफ्लेक्शन होता है वो वाली एक्शन है ये, ठीक है। इसके बाद फ्रॉबेल है। फ्रॉबेल ने क्या दिया था, KG सिस्टम। KG का फुल फॉर्म क्या है, किंडरगार्टन पद्धति, ठीक है। तो किंडरगार्टन पद्धति फ्रॉबेल ने दी थी, ठीक है। और इन्होंने ये कहा था ना कि बच्चा जो है क्या है, एक बगीचे के समान है और टीचर क्या है, माली है। तो जिस तरीके से हम पेड़ को काफ़ी टेक केयर करते हैं और उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं, तो इन्होंने यही कहा था कि बच्चों को हमें फूल के जैसे, या फूल में फूल बोल रही हूँ, मतलब बगीचे के जैसे, बगीचे में छोटे छोटे पौधे होते हैं उनके जैसे हमें बच्चे को जो है नर्चर करना है, ठीक है। और नर्चर करने का काम कौन करेगा, माली। और माली कौन है, टीचर, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो है क्या बोलते हैं, बच्चे को बगीचे के समान और टीचर को माली के समान, ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया है। क्वेश्चन आपको पता रहेगा तो क्वेश्चन कैसे भी बनेगा तो आप आराम से आंसर दे ले जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, इसको तो बहुत आसान, ये भी आपको आ रहा होगा, स्कर्वी है ना। स्कर्वी किसकी कमी से होता है, इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, बताइए। तो विटामिन C की कमी से। ये तो मजाक की बात है, यही आसान क्वेश्चन एग्जाम में हमें मुश्किल खड़ी कर देते हैं। इसके बाद ये इन्हें कैरेटोमलेशिया लिखना था, क्रेटिमलेशिया लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो कैरेटोमलेशिया किसकी कमी से होता है, ये आपको पता ही होगा, विटामिन A, ठीक है। विटामिन A आपका रेटिनॉल जो है। फिर है एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ये किसकी कमी से होगा, आपका राइबोफ्लेविन, ठीक। सभी को पता राइबोफ्लेविन क्या है, विटामिन B2। इसके बाद है हमारा परनीसियस एनीमिया, तो परनीसियस एनीमिया आपका जो होता है विटामिन B12 की कमी से, ठीक। तो ये चारों हमने मैच कर लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट भी हमारा मैचिंग का ही है। तो देखिए इसमें क्या है आपका एंटी माइक्रोबियल एजेंट, तो इसमें भी मैच ही करना है, ठीक है। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो आपका है वो कौन सा है, ये आपका है बेंजोइक अम्ल, जो आपका बेंजोइक एसिड है। इसको जो हम अचार वगैरह में मिला देते हैं तो उसमें कोई भी जो है क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह, मतलब जो माइक्रोब्स का इन्फेक्शन होता है उसका डर खत्म हो जाता है। इसके बाद आपका स्टेबलाइजिंग एजेंट जो आपका है वो क्या है, ये आपका गम एरोबी है, ठीक है, गम एरोबी। फिर C है हमारा लेवनिंग एजेंट, तो जो आपका लेवनिंग एजेंट है वो कौन सा है, लेवनिंग एजेंट इज योर ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके। फिर है D आपका है फ्लेवर इन्हेंसर, मतलब कि फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए क्या मिलाते हैं। तो आपको भी ये बात पता है कि फ्लेवर इन्हेंसर हमारा क्या है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ठीक है, जिसको हम लोग अजीनोमोटो भी बोलते हैं, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, अब सब हमारे मैचिंग वाले ही क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका ग्रे और काला कैसा कलर है, सब बता ले जाएंगे। तटस्थ कलर है आपका, ठीक है, तटस्थ मतलब कि न्यूट्रल कलर है, ओके। फिर आपका रेड और ग्रीन मतलब कि लाल और हरा कैसे कलर है, ये आपका विपरीत कलर, ठीक है। ये रंग चक्र में एक दूसरे के विपरीत दिशा में, मतलब ऑपोजिट साइड में स्थित होते हैं, ठीक है। और पीला और नारंगी आपका कैसा कलर है, ये आपका गर्म कलर है, ठीक है, गर्माहट मतलब इससे फील होती है, वार्म कलर में आते हैं ये सब। इसके बाद आपका नीला और नीला हरा है, तो ये कैसे कलर है, ये आपके ठंडे कलर है। इसको आप खुद ही से फील कर सकते हो कि जब आप नीले कलर का या ग्रीन कलर का कुछ पहनेंगे तो आपको वाकई में गर्मी में थोड़ा ठंडा ठंडा फील होगा। फिर नेक्स्ट क्या है आपका बर्लो डी के, इसमें भी आपको मैच करना है कि कौन सा थ्योरी और कौन सा सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। तो बर्ले डी के ने क्या दिया था, संचार, हम पढ़ते ना बर्लो का मॉडल कम्युनिकेशन उसमें। इसके बाद आपका एडलर डेल, तो एडगर डेल जो है उन्होंने क्या दिया था, ये आपका कोन ऑफ एक्सपीरियंस मतलब कि अनुभव का सार। फिर आपका रोजर EM है, तो रोजर EM जो आपके हैं ये आपके हैं, इन्होंने दिया था एडॉप्शन डिफ्यूजन, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट है हमारा रॉबर्ट चैम्बर, तो रॉबर्ट चैम्बर आपका है PRA, ठीक।
फिर आपका अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये जो आपका रोजर्ट ईएम है, इन्होंने एडॉप्शन डिफ्यूजन वाली वही थ्योरी है इनकी, जिसमें इनोवेटर और क्या बोलते हैं, इनोवेटर, फिर अर्ली मेजॉरिटी, फिर अर्ली अडॉप्टर, अर्ली मेजॉरिटी। इसका मैं एक वीडियो कभी अपलोड कर दूंगी। तो यही वाली थ्योरी है आपकी कि मतलब जो लोग जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं चीज़ों को, उनको अर्ली अडॉप्टर बोलते हैं। फिर जब जल्दी लोग चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं तो उनकी मेजॉरिटी भी जल्दी बन जाती है, तो उसको अर्ली मेजॉरिटी बोलते हैं। इस तरीके से कर करके इन्होंने ये बताया था कि समाज में मतलब इस तरह के लोग होते हैं कि जो लोग मतलब कुछ लोग जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग लेट में करते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो करते ही नहीं। तो जो लोग बिल्कुल ही नहीं नई चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं उनको लेगार्ड्स बोला जाता है, और जो लोग जल्दी बहुत ही जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं उनको अर्ली अडॉप्टर बोलते हैं, और जो लोग कुछ ना कुछ नया करते हैं उनको इनोवेटर बोलते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि वायु के गुण हैं। वायु के गुण है वायु चूषण, वायु प्रचलन, विसरण की क्षमता, उपर्युक्त सभी। तो सभी हैं, है ना। विसरण की क्षमता भी होती है, वायु चूषण की भी क्षमता होती है, प्रचलन की भी होती है। ठीक। फिर है हमारा, अब थोड़े असर्शन रीजन भी कर लेते हैं। रेयॉन वस्त्र निरंतर सिकुड़ते रहते हैं। रीजन दे रखा है, इसलिए सुखाते एवं इस्त्री करते समय इसकी देखभाल करनी चाहिए। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है, आप खुद ही सोचो, जो रेयॉन की कुर्तियाँ होती हैं वो सिकुड़ती तो हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि सुखाते और इस्त्री करते समय इतनी ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए इनकी? नॉर्मल सी करनी चाहिए। रेयॉन का कपड़ा तो मस्त होता है, कैसा भी पहनो, कहीं भी फेंक दो, फिर उठा के पहन लो, आराम से मस्त रहते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका ए सही है, और आपका आर गलत है। ठीक है, क्योंकि सिकुड़ते तो हैं बट इतनी ज़्यादा इसमें देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके। फिर हमारा दूसरा है क्वेश्चन कि धुलाई करते समय प्रत्यक्ष रंग छूटते हैं। रीज़न दे रखा है, इसलिए प्रत्यक्ष रंगों को कैटाइनिक एजेंट के साथ पक्का किया जाना चाहिए। तो इसमें जो आपका जो प्रत्यक्ष रंग होता है ये छूटते ही हैं धुलते समय। ठीक है, तो इसलिए इनका, और जो रीज़न दे रखा है ये भी इन्होंने सही दे रखा, क्योंकि जो प्रत्यक्ष रंग जो जब रंगा जाता है तो कैटाइनिक एजेंट के साथ इनको पक्का कर देना चाहिए, ऐसा ये कारण बता रहे हैं। तो जाहिर सी बात, अगर रंग छूट रहा है तो उसको पक्का तो किया ही जाना चाहिए, और साथ में इन्होंने ये भी बता दिया कि कैटाइनिक एजेंट के साथ पक्का किया जाना चाहिए। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए, बोथ इज राइट। ठीक है, सॉरी, बोथ आर राइट। फिर हमारा अब है ये आपकी सिट्रिक एसिड साइकिल है। ये नेट का क्वेश्चन है, आपके टीजीटी पीजीटी में तो नहीं आने का बनता है, लेकिन फिर भी हमें जानना जरूरी। ठीक है, तो इसमें आपका जो सबसे पहले आपका होगा वो आपका इसमें क्या कहते हैं, थर्ड वाला होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, सिट्रेट। तो सबसे पहले सिट्रेट होगा, फिर आपका जो होगा वो साइसोसिट्रेट में चेंज होगा। इसके बाद फिर जो आपका होगा वो ऑक्सीग्लूट्रेट में चेंज होगा, फिर आपका सक्सिनाइल कोई में चेंज हो जाएगा। तो आपको देखना है इसमें से 3, 4, 1, 2। ठीक है, तो ये आपका जो बी वाला आंसर है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के पकने के साथ में उनमें जो परिवर्तन होते हैं उन्हें सही क्रम में लिखिए। फल पकाते हैं ना हम, तो उसमें कैसे पकाते हैं, सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले जो होता है उसमें होता है पैक्टिनिक अम्ल होता है। ठीक है, पैक्टिनिक अम्ल होता है, फिर पैक्टिनिक अम्ल जो होता है वो पैक्टिक अम्ल में चेंज होता था। ठीक, जब थोड़ा थोड़ा पकना शुरू होता है। इसके बाद फिर उसका होता है प्रोटोपैक्टिन। ठीक, फिर वो प्रोटोपैक्टिन में बदलता है, फिर आपका जो प्रोटोपैक्टिन होता है वो क्या होता है, पैक्टिन में बदल जाता है। ठीक, तो आपका आंसर इसमें से आंसर नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2, 3, 4, 1। ओके। फिर है, शिक्षण तभी प्रभावशाली होता है जब शिक्षक ऐसी विभिन्न क्रियाएं प्रदान करता है जिसमें शिक्षार्थी को उसकी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करने के अवसर प्राप्त होते हैं। क्योंकि शिक्षण के सरलीकरण के लिए एक ही समय पर 2 या अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होना चाहिए। तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ आपको बस समझाना है, सीधी सी बात है कि जब इफेक्टिव टीचिंग तभी होती है जब हम कुछ ना कुछ मतलब उसमें एक्शन को भी इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब हम किसी एक्शन को उसमें इन्वॉल्व करेंगे, इस तरीके से आप कह सकते हो कि लर्निंग बाय डूइंग करके जब हम सीखेंगे या सिखाएंगे बच्चों को, तो बच्चा ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा बोथ आर राइट। ठीक है, दोनों ही सही है, इसका असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, प्याजे की संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं को सही क्रम में लगाएं। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत ही आसान भी। आप जरा सा पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। तो प्याजे की सबसे पहली अवस्था जो है वो आपकी सेंसरी मोटर अवस्था है, यहाँ पर सिर्फ मोटर लिखा हुआ है। दूसरी अवस्था है जो आपकी वो प्री ऑपरेशनल अवस्था है, यहाँ पर सिर्फ ऑपरेशन अवस्था इन्होंने लिखा है। फिर थर्ड जो आपकी वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल अवस्था है, और जो चौथी है वो फॉर्मल ऑपरेशनल अवस्था है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, देख सकते हैं हम लोग। सबसे पहला कौन आपका 2 है, फिर 3 है, फिर 4, तो आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, हट जा भाई। तो अब ये आपकी देखिए चारों स्टेज मैंने लिख दी हैं। तो सबसे फर्स्ट आपकी सेंसरी मोटर स्टेज है, प्री ऑपरेशनल है, कॉन्क्रीट है और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। ओके। फिर है, रंगाई करते समय निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लगाएं। अब चलिए सही क्रम में लगाते हैं। तो सही क्रम में लगाने के लिए जब हम रंगाई करते हैं कपड़े की, तो सबसे पहले तो कपड़े की तैयारी करेंगे, ये बात आपको पता ही है। फिर रंगों के टब की तैयारी करेंगे, कपड़ा तैयार हो जाएगा तो रंगों की टब की तैयारी करेंगे। फिर उसमें है
एग्जॉस्टिव या रिड्यूसिंग एजेंट को डालना। भाई रंग की तैयारी, जब टब की तैयारी हो गई तो कलर में हम इस तरीके से उसमें मिलाएंगे जो भी एजेंट वगैरह हमें मिलाना है। और फिर सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट के बाद, ठीक है। ये ट्रीटमेंट के बाद इसमें एग्जैक्ट इसका मतलब क्या है वो हमें मतलब समझ नहीं आ पाया मुझे अच्छे से, पर फिर भी मैंने ये क्वेश्चन आपको इंक्लूड कर दिया क्योंकि ये तीनों चीज़ तो हमें समझ आ ही रही हैं। ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये वाला ये वाला ये वाला, तो आपको इस तरीके से समझ लेना है। तो सबसे पहले आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, ठीक है। तो ये आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 वर्षीय योजना में महिला उद्धार के विभिन्न प्रयासों को क्रमवार लिखिए। तो विभिन्न प्रयास कौन से थे? अरे भाई नहीं भाई, चलो आ जाओ। हाँ, तो सबसे पहले प्रयास क्या किया गया? सबसे पहले क्या कहा गया कि महिलाओं का कुछ कल्याण किया जाए, ठीक है, उनका कल्याण किया जाए। भाई महिलाएं इतनी ज़्यादा परेशान थीं और उनको इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था और तमाम तरह की उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे उनके खुद से मतलब रोजगार से रिलेटेड हो, है ना। तो सबसे पहले ये कहा गया कि उनके कल्याण की बात करेगी, सबसे पहले उनका कुछ कल्याण किया जाए, ठीक है। जब उनका कल्याण किया गया फिर उनके विकास की बात करेगी। फिर जब उनका कल्याण होगा, तब जब कल्याण किया गया तब थोड़ा भाई विकास की तरफ उनके ध्यान दिया गया। फिर जब उनका विकास हुआ तब उन्होंने धीरे धीरे क्या करना शुरू किया, पार्टिसिपेट करना शुरू किया। और जब उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया तब जा करके उनके अंदर थोड़ा सा सशक्तिकरण आ पाया है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 4 2 1 3, नहीं सॉरी, या ये वाला बी वाला होगा, 4 2 3 1, ठीक है। इसको आप खुद ही से रिलेट करके देख सकते हैं। जब कल्याण, पहले कुछ कल्याण की बात करेगी, फिर उनके डेवलपमेंट की बात करेगी। जब उनका डेवलपमेंट हो गया तब उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, भागीदारी दिखाना शुरू कर दी। जब भागीदारी दिखाएंगे हम हर चीज़ में तो जाहिर सी बात है हमें हमारे अंदर भी थोड़ा एम्पावरमेंट आएगी ही, थोड़ा सशक्तिकरण आएगा ही, है ना। तो चलिए, और आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग बिल्कुल सशक्तिकरण को आगे बढ़ाइए और खुद भी सशक्त बनिए, और आपके जानने में, आपके अगल बगल, आपके कांटेक्ट में जो लोग भी हैं उनको भी सशक्त बनने में पूरा उनका सहयोग कीजिए। देखिए, एक ही लाइफ मिली है तो कोशिश करिए कि भरपूर आपके शरीर का, आपके दिमाग का, आपकी मेहनत का और आपके अंदर जो एनर्जी है, आपके अंदर जो बल है, उसको आप प्रमोट कर पाएँ और दूसरे को भी आप दे पाएँ, दूसरों को भी मदद कर पाएँ। देखिए, आपके पास जो चीज़ें हैं, अगर आप उससे आप दूसरों की मदद नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप जो मतलब आप एक रिसोर्स है ना। मानव क्या है? मानव एक अपने आप में बहुत बड़ा रिसोर्स है। तो आप इसको यूज़ कीजिए और यूज़ करके दूसरों को भी फ़ायदा दीजिए और खुद भी फ़ायदा लीजिए, ठीक है। तो रिसोर्सेज का हम जितना ज़्यादा और जितने तरीके से यूज़ कर पाएँ उतना ही हमारे लिए भी अच्छा है, हमारे समाज के लिए भी अच्छा है और पूरे नेशन के लिए अच्छा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, आई थिंक ये नेक्स्ट और लास्ट है। तो इसमें क्या है, चलिए ये भी देख लेते हैं। इसमें वो कहा गया है, कलर की बात हो रही है, कौन कौन सा कलर किस पे डाई किया जाता है, ठीक है। तो ऊन और रेशम पे कौन से कलर किए जाते हैं? बहुत आसान है कि ऊन और रेशम पे हमेशा एसिडिक कलर किए जाते हैं, ठीक है, जो एसिडिक डाई होती है। इसके बाद है जो एक्रिलिक है आपका, तो एक्रिलिक में कौन सा किया जाता है? मॉडिफाइड बेसिक कलर, ठीक है। इसके बाद पॉलिएस्टर एवं नायलॉन है, तो पॉलिएस्टर एवं नायलॉन पे आपके डिस्पर्स डाई की जाती है, डिस्पर्स कलर किए जाते हैं, ठीक, बी होगा। और जो सूत मतलब आपका कॉटन की बात हो रही है तो उस पर कौन सा कलर किया जाएगा? उस पर किया जाएगा, यहाँ से मैच कर देते हैं इसको, प्रत्यक्ष, मतलब कि डायरेक्ट कलर वाली बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपका चारों हम लोगों ने मैच कर लिया। इसके बाद मुझे लगता है आप क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। आप लोगों ने इतनी देर सुना, देखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे ही बताइएगा क्वेश्चन कैसे लगे। मैं इसी तरीके से कोशिश करूँगी कि आजकल तो थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा बिजी नहीं थी, तो हमने सोचा तो हम लोग डेली मिल पाए, लेकिन हो सकता है कल परसों से अब डेली वीडियो ना मिल पाए, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं भी मिलती रहूँ, आती रहूँ। मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों से ऐसे बता करके। और मैंने कहा ना कि मैं भी तो इंसान हूँ, तो मैं भी तो एक रिसोर्स हुई ना। तो मैं अपने आप में मैं सोचती हूँ कि मैं इस रिसोर्स का भरपूर इस्तेमाल करूँ और इससे मैं खुद को भी फ़ायदा दूँ और आप लोगों को भी दूँ और बहुत लोगों को फ़ायदा दूँ, मतलब मेरा ऐसा मानना है। और मैं इसकी पूरी कोशिश भी करती हूँ, पूरा प्रयास करती हूँ कि मैं खुद का यूज़ करके अपना भी फ़ायदा ले सकूँ और दूसरे वाले को तो बहुत ही फ़ायदा दे सकूँ, ठीक है। तो आप लोग देखिए, आप लोग क्या मतलब सभी लोग जो लोग भी वीडियो देखते हैं, नहीं भी देखते हैं, मैं तो सबका सोचती हूँ कि मुझसे अगर किसी को कुछ थोड़ा भी फ़ायदा हो पा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है और मेरे लिए बहुत सुकून और बहुत ही खुशी की बात होती है, ठीक है। तो चलिए, तो ठीक है, अब वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी लोग सो जाइए, सब लोगों को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, और मिलते हैं हम लोग फिर से नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस कीजिए, परफेक्शन लाइए, अपना बेस्ट दीजिए और जोश और जुनून को कम नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल तैयारी करते रहिए और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखें ना,
अगर कभी भी आपको लगे कि क्या होगा, जैसे कभी कभी होता है मन घबरा जाता है, इंसान जो है डिमोटिवेट हो जाता है, इतना कंपटीशन है, इतनी कम सीट्स हैं, थोड़ा सा हो जाता है, कोई भी है, हम इंसान ही हैं, कभी कभी घबरा भी सकते हैं और घबराना लाजमी है। और अगर आप घबरा रहे हैं तो घबरा जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 मिनट घबराने के बाद आप अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए, खुद पे भरोसा करिए। अगर आप सच में मेहनत कर रहे हैं ना, तो जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो आपको लगेगा अरे मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूँ, ऊपर से इतनी ईमानदारी से मेहनत कर रही हूँ, तो ऐसा गड़बड़ नहीं हो सकता। ठीक है, खुद पे जरूर विश्वास रखिए और अपने कर्म पे विश्वास रखिए। और कर्म को करने में थोड़ी भी आपको मतलब चीटिंग नहीं करनी है। ठीक है, कोई चीटिंग नहीं करनी, ईमानदारी के साथ अपने कर्म को करना है। और इस समय आपका कर्म क्या है मैं फिर से नहीं दोहराऊंगी। और बात हो गई ख़त्म अब यहीं पे हमारी। अब चलिए, सबको शुभ रात्रि, सब लोग सो जाइए, आराम से नींद लीजिए, सुबह उठिएगा और बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और चलिए ठीक है, सबको नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।